ब्लैक होल के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, हो सकता है कि वह सब गलत हो। शायद सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी गलत साबित हो गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड के एक प्रतिभाशाली मैथमेटिशियन डॉ रॉयकर, जिन्होंने स्वयं 1963 में गणितीय रूप से ब्लैक होल का डिस्क्रिप्शन किया था, उन्होंने साबित कर दिया है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी यानी वह बिंदु जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान और ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेटेड है, वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। वह कॉन्सेप्ट जिस पर आइंस्टाइन विश्वास करते थे। अब क्या आप समझ गए इसका मतलब क्या है? ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी ही वास्तविक ब्लैक होल है। घटना क्षितिज अपने तीव्र ग्रेविटी के माध्यम से निर्मित होता है और ब्लैक होल चीजों को अंदर खींच लेते हैं। तो जब सिंगुलैरिटी अस्तित्व में नहीं है, तो क्या ब्लैक होल का अस्तित्व भी झूठ है? और अगर काल्पनिक रूप से हम मानते हैं कि ब्लैक होल का अस्तित्व झूठ है, तो 2019 में नासा द्वारा प्रकाशित ब्लैक होल की छवि क्या थी? क्या ब्लैक होल अपने घटना क्षितिज के साथ सिंगुलैरिटी के बिना यानी ग्रेविटी के किसी भी स्रोत के बिना मौजूद हो सकते हैं, या सिंगुलैरिटी के बदले उनमें कुछ और भी है जो उनके तीव्र गुरुत्व को जन्म दे रहा है? और यदि हां, तो ब्लैक होल के अंदर क्या छिपा है? ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस पूरी पहेली की जड़ तक जाना होगा, जो कि आइंस्टीन का रिलेटिविटी का सामान्य प्रिंसिपल है, जहां ब्लैक होल, सिंगुलैरिटी, वर्म होल, ब्लैक मैटर, इन सभी कॉन्सेप्ट्स की उत्पत्ति हुई। इसलिए मैं अत्यधिक सुझाव दूंगा कि आप किसी भी परिस्थिति में इस भाग को न छोड़ें, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने ग्रेविटी और अंतरिक्ष समय के फ्रेमवर्क के बीच संबंध को समझ लिया है, वे समझें कि 99% लोग गलत हैं। तो देखिए, जिस तरह से हम अब तक ग्रेविटी की कल्पना करते आए हैं, जैसे एक स्पेस टाइम है जिसमें कोई वस्तु रखी जाती है और उस वस्तु के वजन के कारण वह मुड़ जाती है, ये कल्पना पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम ग्रेविटी को समझाने के लिए ग्रेविटी का उपयोग कर रहे हैं, और इसीलिए यह मॉडल स्पेस टाइम कर्वेचर का सटीक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वास्तव में ग्रेविटी कर्वेचर के कारण आता है और ग्रेविटी के कारण कर्वेचर पैदा नहीं होती है। और मुझे यह समझाने दीजिए, कल्पना कीजिए कि पानी से भरी एक बाल्टी है और आप उसमें एक गेंद डालते हैं। अब क्या होगा? जाहिर है कि जो गेंद पानी के अंदर जितनी ज्यादा जगह लेगी, वह साइड को उतना ही ज्यादा पानी देगी। उदाहरण के लिए आर्किमिडीज ने कहा कि ग्रेविटी प्रिंसिपल है ना? यही बात स्पेस टाइम के साथ भी होती है। अगर मैं इस गेंद को स्पेस टाइम में रखूं, तो यह वहां जितना ज्यादा स्पेस लेगी, उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम अपनी तरफ देगी, और इससे अंदर एक कर्वेचर पैदा हो जाएगी, इसके आगे का स्पेस टाइम। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यही कर्वेचर उस वस्तु का ग्रेविटी पैदा करती है, क्योंकि उस वस्तु के चारों ओर जो विशाल ग्रेविटी पैदा करता है, अन्य वस्तुएं सर्कल पथों में यात्रा करना शुरू कर देती हैं, और सभी सर्कल रास्ते अल्टीमेटली उस विशाल वस्तु के केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। अब वे कैसे आकर्षित होते हैं? रिलेटिविटी के सामान्य प्रिंसिपल के अनुसार प्रत्येक वस्तु, आप, मैं, एक गेंद, ये सभी मुक्त गिरावट की स्थिति में है, जिसका अर्थ है एक सीधी रेखा में गति। लेकिन जब कोई विशाल वस्तु अंतरिक्ष समय को मोड़ती है, तो हम सीधे मुक्त गिरावट से सर्कल मुक्त गिरावट में आते हैं, और रास्ते के सर्कल होने के कारण हमारे गिरने की दिशा द्रव्यमान के केंद्र की ओर जाती है, जिससे एक आकर्षण क्षेत्र जैसा निर्माण होता है, और इसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं। अब हम इसी कंसेप्ट को एक और आसान एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं, जो सामान्य रिलेटिविटी का नदी मॉडल है। हो सकता है कि आपको यह सादृश्य आसान लगे या पिछला वाला, आप इसे आजमा सकते हैं। तो सामान्य रिलेटिविटी का नदी मॉडल कहता है कि जब हमारे अंतरिक्ष समय में एक कर्वेचर बनती है, तो चीजें उस गड्ढे में नहीं गिरती हैं क्योंकि वे चीजें उस गड्ढे में डूब जाती हैं, बल्कि वह गड्ढा उस गड्ढे में गिरता है क्योंकि उसके नीचे का अंतरिक्ष समय उसमें गिरने लगता है उन वस्तुओं के साथ। असल में जब भी स्पेस टाइम में कर्वेचर बनती है, तो स्पेस टाइम एक झरने की तरह व्यवहार करने लगता है, जिसके ऊपर तैरने वाली चीजें बहने लगती हैं और कर्वेचर में गिरने लगती हैं। अब ये तो आप भी जानते होंगे, ये एक सामान्य सी बात है। हम किसी भी झरने के किनारे की ओर बढ़ने लगते हैं, पानी का बहाव तेज होने लगता है। तो इस मामले में यदि आप एक नाव में हैं
और आपको खुद को झरने में गिरने से बचाना है, तो जैसे ही आप किनारे के करीब पहुंचते हैं, आपको नाव को विपरीत दिशा में जितनी तेजी से संभव हो तेज करना होगा। यदि आप किसी तरह इसमें सफल हो जाते हैं तो तकनीकी रूप से आप पिछड़ी दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप तीसरे व्यक्ति के नजरिए से दिखाई देंगे। अब ब्लैक होल के संदर्भ में यह बिल्कुल वही बिंदु है जहां बस एक छोटी सी गलती और खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर ब्लैक होल के किनारे की कर्वेचर यानी उसके घटना क्षितिज अंतरिक्ष समय का प्रवाह प्रकाश की गति तक पहुंच जाता है, जिसके कारण केवल प्रकाश को छोड़कर ब्रह्मांड में कुछ भी विपरीत दिशा में नहीं जा सकता है। तो अब समझिए कि हर चीज ब्लैक होल में क्यों गिरती है। अब आइए जानते हैं कि मैंने आपको यह सब क्यों बताया। देखो, काले रंग का घटना क्षितिछेद यानी उसका किनारा यहां हर चीज का बोध कराता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ब्लैक होल को ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। अब ये तभी संभव है जब हम मान लें कि घटना क्षितिज के पार अंतरिक्ष समय का प्रवाह प्रकाश की गति से भी तेज हो जाता है, और न केवल अंतरिक्ष समय का बल्कि सूचना हस्तांतरण का भी। चूंकि वस्तु या यहां तक कि प्रकाश किरण ब्लैक होल के अंदर जाती है, वह प्रकाश की गति से बाहर नहीं आ सकती है, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। क्या इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकती है? जाहिर है नहीं, ठीक है। और ये रिलेटिविटी के सामान्य प्रिंसिपल का ही कथन है। तो कुल मिलाकर जिस धारणा पर GTR आधारित है, वही धारणा ब्लैक होल के अंदर टूट जाती है, और इस प्रकार ब्लैक होल के संदर्भ में यदि हम रिलेटिविटी के सामान्य प्रिंसिपल को लागू करें तो हमें अजीब परिणाम मिलने लगते हैं, और उसी बिंदु को सभी वैज्ञानिकों ने नाम दिया सिंगुलैरिटी। लेकिन वैज्ञानिकों के इस समूह में एक फिजिसिस्ट ऐसा भी था जो सिंगुलैरिटी की कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक बड़ी खामी के रूप में देखा। उनके अनुसार जिस धारणा पर सिंगुलैरिटी की कॉन्सेप्ट आधारित है कि सभी ब्लैक होल स्थिर हैं, वह धारणा पूरी तरह से गलत है। क्योंकि ब्लैक होल कैसे बनता है? जब कोई विशाल तारा फूटता है ना? और भौतिकी का एक बहुत ही बुनियादी नियम है संवेग के प्रोटेक्शन का नियम, जिसके अनुसार कोई भी घूमता हुआ पिंड तब तक घूमता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए या फिर कोई वस्तु इससे टकराती नहीं है। अब इस नियम के अनुसार ब्लैक होल को भी घूमना चाहिए, और यही कारण है जिसने रॉय के मन में एक संदेह पैदा किया, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि सिंगुलैरिटी का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें अब तक यही बताया गया है कि सिंगुलैरिटी तब बनती है जब ब्लैक होल स्थिर होता है और केवल उसका घटना क्षितिज घूमता है, जिसके कारण इसमें चीजें इस तरह से गिरती हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल के घटना क्षितिज में जाने वाली सभी चीजें एक ही बिंदु पर गिर रही हैं, और इसीलिए उस समय ग्रेविटी का दबाव अनंत हो जाता है, और ठीक इसी कारण से इसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अब सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है कि ब्लैक होल में सिंगुलैरिटियां कैसे बनती हैं, जो अभी भी वहां है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक होल स्थिर नहीं है, वे घूमते हैं, जिसके कारण इसमें बिंदु सिंगुलैरिटी विद्यमान नहीं हो पाती। क्योंकि यदि कोई ब्लैक होल घूम रहा है तो उसके घूमने के कारण घटना क्षितिज को पार करने वाली चीजें उसके चारों ओर घूमते हुए केंद्र की ओर चलेंगी। यानी ब्लैक होल की गहराई में इन चीजों की गति मौत के कुएं में घूमती बाइक्स की तरह होगी। जैसे मौत के कुएं में तेजी से घूमने के कारण बाइकें गिर जाती हैं, इसी प्रकार तेज घूर्णन के कारण यहां चीजें सीधे ब्लैक होल के किसी बिंदु पर नहीं गिरेंगी, बल्कि वे अनंत काल तक वलय की गति में घूमते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण द्रव्यमान किसी केंद्र बिंदु पर नहीं होगा, बल्कि एक वलय की गति पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि सिंगुलैरिटी किसी बिंदु के रूप में नहीं, बल्कि वलय की गति के रूप में विद्यमान है, और इस तर्क के कारण ब्लैक होल बस घूमते हैं। इस साधारण तथ्य के आधार पर आइंस्टाइन का प्रिंसिपल गलत सिद्ध हो गया। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि केयर केस की इस एक्सप्लेनेशन के बाद क्या आइंस्टीन की सामान्य रिलेटिविटी का उपयोग करके हमने जो भी खोजें की हैं, उनकी गणनाएं बेकार साबित हो जाएंगी? जाहिर तौर पर नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा GPS सिस्टम
ग्रेविटी संभावित अंतर के कारण रिलेटिविटी के सामान्य प्रिंसिपल के प्रसिद्ध समय फैलाव प्रिंसिपल पर निर्भर करता है। हमारे जीपीएस सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 20,000 किमी दूर हैं और उनकी दूरी के कारण उनका ग्रेविटी पृथ्वी की सतह से कम है। अब इस मामले में उन जीपीएस सैटेलाइटों में जो घड़ियां हैं वे हमेशा पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों की तुलना में तेज चलती हैं और इसके समाधान में रिलेटिविटी की गणना का उपयोग करके सभी जीपीएस सैटेलाइटों की घड़ियों की गति को कम कर दिया जाता है ताकि वे पृथ्वी के सटीक समय से मेल खा सकें। और अगर ऐसा नहीं किया तो हम शाम को रास्ते में निकलेंगे और सुबह के ट्रैफिक का डेटा हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अधिकांश समय यह अंतिम क्षण तक इनफैक्ट सटीक होता है। इसका मतलब यह है कि रिलेटिविटी के सामान्य प्रिंसिपल की हमारी वर्तमान समझ में अभी भी बहुत महत्व है। केवल आइंस्टीन का प्रिंसिपल जो कुछ भी भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं था, जैसे कि एकवचन के अंदर क्या है और बिग बैंग से पहले क्या था, वह प्रिंसिपल यहीं अटक जाता था। तो शायद नई वलय सिंगुलैरिटी की यह कॉन्सेप्ट रिलेटिविटी के मूल सामान्य प्रिंसिपल में एक अतिरिक्त एक उन्नयन मात्र है। अब तक रॉकेट लॉन्चिंग के लिए हम न्यूटन के ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर ग्रेविटी लेंसिंग से दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम आइंस्टीन के जीटीआर पर आ गए और अब तक ब्लैक होल के अंदर की चीजों को समझने के लिए जो थ्योरी गायब थी उसकी जगह रॉय केयर की थ्योरी ने ले ली है। अब ग्रेविटी के बारे में जो समझना बाकी है वह केवल क्वांटम गुरुत्व और उसका वास्तविक स्वरूप है। हम नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है। आखिरकार वहां मौजूद कण क्वांटम प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। एक सिंगुलैरिटी के अंदर इतने सारे छोटे छोटे कण होंगे। ऐसे में सिंगुलैरिटी को पूरी तरह से समझने के लिए एक प्रिंसिपल का होना जरूरी है जो क्वांटम स्तर पर ग्रेविटी के प्रभाव को समझ सके। लेकिन अब तक यह वैज्ञानिक समुदाय की सबसे बुनियादी समस्याओं में से एक रही है, जो क्वांटम यांत्रिकी और ग्रेविटी इन दो मौलिक प्रिंसिपलों को संयोजित करने में सक्षम है। अब क्वांटम यांत्रिकी ग्रेविटी की एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारण हैं।